हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वहीं मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। हम दोनों की शादी भी हो गई। शादी के कुछ महीनों में ही पता चला कि मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वहीं मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। हम दोनों की शादी भी हो गई। शादी के कुछ महीनों में ही पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मेरे पति और ससुराल वाले बहुत खुश हुए। फिर वो दिन भी आ गया जब मैंने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। मैं अपनी किस्मत पर बहुत इतरा रही थी। फिर अचानक मुझे पता चला कि मेरे पति का तो कुलच्छनी पापन शादी के 5 साल बाद ही मेरे बेटे को खा गई। अच्छा होता उसकी जगह तू मर जाती। 7 बज गए पर एक कप चाय नसीब नहीं हुई। लीलावती जी ने रोज की तरह सुबह सुबह अपना पुराना आलाप दोहराया। सुधा बिना कुछ कहे चाय का कप लीलावती जी को पकड़ाकर अपनी 4 साल की बेटी को तैयार करने में लग गई। इस पर लीलावती जी और गुस्सा हो गईं और फिर उसे जोर जोर से गंदी गंदी गालियां देने लगीं। सुधा की आंखें छलक गईं, पर वो अपने काम में वैसी ही रमी रही। बेटी को तैयार करके उसने स्कूल छोड़कर जैसे ही सुधा ने घर में कदम रखा, लीलावती जी उस पे शब्दों का बाढ़ छोड़कर बोली, आ गई मुंह काला करके। अब जल्दी से खाना बनाएगी या मुझे भी मारने का प्लान है। पढ़ी लिखी सुधा से ये रोज की बेइज्जती सही नहीं जा रही थी, पर उसके पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं था। 4 साल की बेटी के साथ अकेले रहना मतलब गंदी नजरों की कैद में हर वक्त एक डर के साए में जीना। कम उम्र में विधवा हुई औरतों को इसी गंदी नजर से देखता है। ये पुरुष प्रधान समाज हर कोई मदद करने के बहाने उसके अकेलेपन का फायदा उठाना चाहता है। कम से कम लीलावती जी के संरक्षण में वो महफूज थी, इसलिए वो सीधे किचन में आकर खाना बनाने लगी। पर आंसुओं की धार अभी भी उसकी पलकों और गालों को भिगो रहा था। वो ना चाहते हुए भी अतीत में डूबती चली गई। 7 साल पहले सुधा ओ सुधा, कॉलेज नहीं जाना क्या? देख पहले ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। सुधा की बेस्ट फ्रेंड और हमराज निशा ने झल्लाते हुए गर्ल्स हॉस्टल के बाहर से आवाज दी। तभी सुधा भागती हुई निशा के पास आई और अपने दोनों कान पकड़कर बोली, सॉरी निशु, मैं तैयार हो रही थी कि तभी मैंने देखा कि कॉलेज जाने में 1 घंटा बाकी था। तो सुधा ने बात अधूरी छोड़ दी। निशा, तो तू अपनी फेवरेट सीरियल देखने लगी होगी, सही कहा ना? अब ये बता, तूने कुछ खाया भी है या ऐसे ही आ गई? सुधा ने मासूमियत से, लेट हो गई थी इसलिए कुछ नहीं खा पाई। कैंटीन में कुछ खा लूंगी, आइंदा से नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। निशा मुस्कुराते हुए, तू नहीं सुधरेगी। हर हफ्ते तू मुझे प्रॉमिस करती है और फिर तोड़ देती है। अब कॉलेज चल, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म कचौरी और तेरी फेवरेट आलू की सब्जी लाई हूँ, लाइब्रेरी पीरियड में खा लेना। सुधा निशा के गाल खींचकर, थैंक यू सो मच, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। निशा झूठा गुस्सा दिखाते हुए, अब मेरे गाल छोड़ेगी भी? सुधा शरारत से, हाँ, मैंने गाल जरा से खींच क्या लिए, तू गुस्सा हो गई। अब जीजू तुझे परेशान करेंगे तो तब तो तुझे बहुत मजा आएगा। निशा, पहले जीजू मिल तो जाएं, ऐसा ना हो मुझसे पहले तू ही निपट ले। सुधा मुंह बनाकर बोली, मुझे इन फालतू चक्करों में नहीं पड़ना। दोनों बातें करते करते अपने क्लासरूम में घुस रही थी कि सुधा एक लड़के से टकरा गई। लड़के ने सॉरी कहा तो सुधा भुनभुनाने लगी, पहले तो जानबूझकर टकरा जाते हैं, फिर सॉरी बोलकर अच्छे होने की एक्टिंग करते हैं। मैं खूब समझती हूँ ऐसे लड़कों को। वो लड़का कमरे से निकलते हुए, एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? मैं जानबूझकर टकराया आपसे? खुद की शक्ल देखी है आईने में? सुधा इन सब यादों में खोई हुई थी कि लीलावती चिल्लाते हुए, मर गई है क्या? इतनी देर हो गई है पर अभी तक खाना नहीं बना। पता नहीं किसके ख्यालों में डूबी रहती है महारानी। सुधा, बस अभी लाई माँ जी। सुधा ने डिनर टेबल पर लीलावती जी की प्लेट लगाई और खुद भी उनके साथ खाने बैठ गई। लीलावती जी खाना खाते हुए सुधा की प्लेट को घूर रही थी, पर सुधा इसकी परवाह किए बिना खाना खाने लगी। सुधा ने जैसे ही अपने प्लेट में थोड़ा सा और चावल लिया, लीलावती जी बोली, और कितना खाएगी? मेरे बेटे को खाकर तेरा पेट नहीं भरा? आखिर मेरा कसूर क्या है? विकास जी के चले जाने का दुख आपसे ज्यादा मुझे है। आखिर मेरे पति थे वो, क्यों इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे और कुहू से? सुधा ने बिलखते हुए कहा। लीलावती जी गुस्से से, मुझसे जवान लड़ाएगी? विकास की जिद की वजह से तेरी जैसी लड़की को अपनाना पड़ा, जिसके ना जात का पता ना धर्म का। मेरा बस चलता तो तुझे कप का उठाकर फेंक देती। सुधा लीलावती जी और खुद की प्लेट उठाकर
किचन के बाकी के काम निपटाने लगी। अभी कुहू को लाने में वक्त था तो सुधा अपने कमरे में आकर लेट गई और फिर से अपने अतीत में खोने लगी। सुधा को उस लड़के की बात पर बहुत गुस्सा आया, पर तब तक प्रोफेसर क्लास में आ गए। वो उस लड़के से ध्यान हटाकर पढ़ाई में लग गई। लाइब्रेरी पीरियड में दोनों कैंटीन आ गईं। सुधा निशा की टिफिन खोलते हुए, वह क्या खुशबू है, भूख और बढ़ गई है। निशा बस सूंघेगी ही या खाएगी भी। सुधा पहला निवाला मुंह में डालते हुए, मजा आ गया, आंटी को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। निशा बोल दूंगी, पर मुझे भी तो खाने दे। सुधा निशा की तरफ टिफिन बढ़ाते हुए, ले तू भी खा ले। दोनों सहेलियां बातें करते हुए कचौरी खाने लगी कि तभी सुधा की नजर उसी लड़के पर पड़ी। सुधा उसे घूरते हुए निशा से बोली, क्या देखकर प्रिंसिपल ने इसका एडमिशन एक्सेप्ट किया है? देखने में अंकल लगता है। हाँ, हम लोगों से थोड़ा बड़ा है, पर अंकल टाइप भी नहीं है। कितना हैंडसम तो लग रहा है। निशा ने उस लड़के का जायजा लेते हुए कहा। सुधा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी एक लड़का उस लड़के को गुड आफ्टरनून सर, फिर कुछ और लड़कों ने जब उस लड़के को गुड आफ्टरनून कहा तो सुधा ने तो अपना माथा पीट लिया। निशा, बाप रे, तूने नए प्रोफेसर से पंगा ले लिया, अब तो वो जमकर हमारी क्लास लेंगे। सुधा ने घबराते हुए, हाँ यार, पर अब मैं क्या करूं, वो तो मेरी जान ही ले लेगा। निशा, पहले तो उन्हें आप बोल और अभी चलकर उनसे माफी मांग ले, मुझे लगता है वो माफ कर देंगे। सुधा, ठीक है। सुधा ने अपने आजू बाजू देखा और फिर उस लड़के की टेबल की तरफ बढ़ी और फिर चेयर खींचकर उसके बगल में ही बैठ गई। निशा भी सुधा के बगल में बैठ गई। अचानक सुधा को अपने बगल में बैठा देख कॉफी पीते लड़के के चेहरे के भाव बदल गए और वो सुधा से बोला, बदतमीज लड़की, यहाँ क्या कर रही हो? आई एम सॉरी सर, सुधा जैसे रो देने वाली आवाज में बोली। सुधा को ऐसे देखकर उस लड़के को गुस्से की जगह हंसी आ गई। सुधा ने उसे हंसते देखा तो रोने लगी। वो लड़का, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुधा मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं। उस लड़के ने सुधा की तरफ हाथ बढ़ाकर, हाय, आई एम विकास राठौर, योर इंग्लिश प्रोफेसर। सुधा को उससे हाथ मिलाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर इस बार वो उसे नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने विकास से हाथ मिलाकर कहा, मैं सुधा, मेरा टाइटल नहीं है क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन हैं। इतना बोलकर सुधा उदास हो गई। विकास को सुधा की बात सुनकर अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, पर वो ये बात जताकर सुधा को और दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए सुधा का ध्यान भटकाने के लिए निशा से पूछा, आपने अपना नाम नहीं बताया। निशा, मेरा नाम निशा शर्मा है और मैं सुधा की बेस्ट फ्रेंड हूँ। विकास, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर विकास क्लास लेने चला गया। निशा और सुधा भी अपनी क्लास में आ गई। रात को बेड पे आने के बाद विकास सुधा के बारे में सोचने लगा। सुधा के चेहरे की उदासी विकास को अच्छी नहीं लगी। अगले दिन सुधा की क्लास में एंटर करते ही विकास की नजरें उसे ही ढूंढने लगीं। तभी सुधा और निशा, मे आई कम इन सर, बोलकर अंदर आ गईं। सुधा को देखकर विकास के चेहरे का रंग ही बदल गया, पर फिर उसने खुद को संभाल कर पढ़ाना शुरू किया। विकास सुधा से मिलने के बाद खोने सा लगा था। एक अजीब सा आकर्षण विकास को सुधा की तरफ धकेल रहा था। एक दिन हिम्मत करके विकास ने अपने दिल की बात सुधा को बता दी, पर इसका उल्टा इफेक्ट हुआ। सुधा उसे देखकर इग्नोर करने लगी। एक दिन सुधा निशा के साथ कॉलेज से घर जा रही थी। विकास ने सुधा को रोककर कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज बैग पे बैठ जाओ। सुधा, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप यहाँ से जाइए, लोग देख रहे हैं। विकास, बस एक बार मेरे साथ चलो, फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। निशा सुधा से, प्लीज चली जा, लोग देख रहे हैं, मेरे घर वालों ने ये सब देख लिया तो तेरे साथ भी नहीं रहने देंगे। सुधा बेमन से विकास की बाइक पे बैठ गई। विकास ने एक रेस्टोरेंट के पास बाइक रोक दी और सुधा के साथ रेस्टोरेंट में आ गया। सुधा एक खाली टेबल देखकर चेयर खींचकर बैठ गई। विकास भी उसके सामने ही बैठ गया। सुधा, जल्दी बोलिए, क्या बोलना है आपको? विकास सुधा की आंखों में देखकर, तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सुधा ने सर झुकाकर, नहीं। विकास, यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। सुधा ने विकास की आंखों में अपने लिए प्यार देकर पलकें झुका ली। विकास, क्या हुआ, बोलो, अब तो मुझे यकीन हो गया कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। मैं वो वजह जानना चाहता हूँ जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर रहती हो। सुधा, मैंने बोला ना कि ऐसी कोई वजह नहीं है। विकास, ठीक है,
फिर आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर विकास उठकर जाने लगा तो सुधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने बोला और आप चल दिए, यही था आपका प्यार। विकास वहीं रुककर, तुम्ही ने तो बोला था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो क्या करता बोलो। सुधा, बैठ जाइए। विकास फिर से बैठ गया। सुधा, आपने बताया नहीं कि आप मुझसे क्या कहना चाहते थे। विकास, बताया तो था। सुधा शरारत से, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। विकास, पक्का ना। सुधा, हाँ पक्का। विकास सुधा का हाथ अपने हाथ में लेकर घुटनों के बल बैठकर जोर से चिल्लाया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच सुधा। सुधा शर्माते हुए, मैंने इतनी जोर से बोलने को तो नहीं कहा था, अब चुपचाप बैठ जाइए। विकास शरारत से, बैठूंगा पर एक शर्त पे, तुम्हें भी ऐसे ही चिल्लाकर आई लव यू बोलना पड़ेगा। सुधा शर्माते हुए धीरे से, आई लव यू टू। विकास उदास होने की एक्टिंग करने लगा। सुधा, प्लीज मान जाइए ना। सुधा, पर मुझे डर लग रहा है। विकास सुधा का हाथ अपने हाथ में लेकर, कैसा डर। विकास, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर विकास ने झूठ मूठ जाने का नाटक किया। तभी सुधा ने जोर से चिल्लाकर कहा, आई लव यू टू विकास जी। विकास मुस्कुराते हुए आया और सुधा की चेयर के करीब अपनी चेयर खींचकर बोला, थैंक यू सो मच सुधा, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी पूरी हो गई। सुधा, पर मुझे डर लग रहा है, पता नहीं हमारे रिश्ते का कोई भविष्य होगा या नहीं। विकास सुधा का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। सुधा, आप पर तो है, पर आपके घर वाले मुझे। सुधा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। विकास, मैं समझ गया तुम्हारी बात को, तुम्हें लगता है कि मेरे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यही ना। मेरे घर में मेरी माँ है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, उसे तो मैं चुटकियों में मना लूंगा, और एक छोटा भाई है जिसे हमारी शादी से कोई दिक्कत नहीं होगी। सुधा, पर आपके रिश्तेदार। विकास, पागल हो क्या, मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को खुश करने का ठेका ले रखा है। देखो, रिश्तेदार होते ही हैं नुक्स निकालने के लिए, तुम खुश हो ना। सुधा शरारत से, यस सर। विकास सुधा के गाल पर प्यार से मारकर, खबरदार जो मुझे सर कहा तो मैं तुम्हें इंग्लिश में फेल कर दूंगा। तुम मुझे जानू, स्वीटू, डार्लिंग या कुछ और बोल सकती हो, मगर प्यार से। सुधा, अच्छा जी, अपने प्रोफेसर होने का रौब दिखा रहे हैं, तो फिर आई लव यू कैंसिल, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर सुधा जाने लगी तो विकास ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, मेरी जान, ऐसे रूठा मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बस तुमसे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ, और इसके बदले में तुम भी मुझे थोड़ा सा प्यार कर लेना, ठीक है। सुधा, सब इधर ही देख रहे हैं, मुझे छोड़िए ना प्लीज। विकास ने उसे छोड़ दिया और बैठने का इशारा किया। विकास, अब बहुत हो गई प्यार मोहब्बत की बातें, अब थोड़ा सीरियस हो जाएं। अभी तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने में 2 साल बाकी हैं, तो तुम पढ़ाई पर ध्यान देना। तो तुम्हारे फाइनल एग्जाम के बाद मैं माँ से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। और एक बात, हमारे प्यार के बारे में निशा के अलावा किसी को मत बताना, वरना कॉलेज में हमारे बारे में तरह तरह की बातें होंगी। कॉलेज में मैं बस तुम्हारा प्रोफेसर रहूंगा, हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बच जाओगी। मैं हर संडे तुम्हें हॉस्टल से सुबह पिक करूंगा, हम दिन भर साथ घूमेंगे। मुझे तुम्हारा एक दिन तो मिल सकता है ना। सुधा मुस्कुराते हुए, हाँ, मुझे भी संडे का इंतजार रहेगा। विकास उदासी से, मैं तो पूरे हफ्ते संडे का इंतजार ही करूंगा। जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म करो, मुझे पूरा वक्त चाहिए तुम्हारा। मैं जब आंखें खोलूं तो भी तुम सामने रहो, और बंद करूं तब भी। सुधा, बस 2 साल और इंतजार कर लीजिए, फिर तो मैं आपकी ही होने वाली हूँ। विकास, इसी के भरोसे तो सांसें चल रही हैं, वरना तो जान कब की चली जाती। सुधा रोते हुए, खबरदार जो ऐसी बातें की तो तुम्हें कुछ होने से पहले मैं मर जाऊंगी। सुधा को रोते देख विकास अपने दोनों कान पकड़कर, आई एम सो सॉरी, प्लीज ये रोना बंद कर दो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सुधा अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए, अब ठीक है। विकास, हाँ, अब अच्छी लग रही हो, अब तो मैं हॉस्टल छोड़ देता हूँ, वैसे भी बहुत देर हो गई है। सुधा, ठीक है। विकास सुधा को हॉस्टल छोड़कर घर आ गया। लीलावती विकास के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर, आज तो मेरा बेटा बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है, मुझे नहीं बताएगा। विकास, अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज कॉलेज में सब ठीक रहा, इसलिए मूड थोड़ा अच्छा है। लीलावती जी, मुझे लगा किसी लड़की का चक्कर है, सच बता
तूने कोई लड़की तो नहीं ढूंढ रखी? विकास, नहीं माँ, एक कप चाय बना दोगी प्लीज? लीलावती जी, अभी लाती हूँ, तू तब तक कपड़े बदल ले। विकास कपड़े बदलने लगा और लीलावती जी चाय बनाने चली गईं। अच्छा हुआ विकास ने कोई लड़की पसंद नहीं की है अब तक। वैसे भी उसके लिए मैंने पहले से लड़की देख रखी है, बहुत सुंदर है और सुशील भी। विकास की शादी हो गई तो मेरी पसंद की लड़की से लीलावती जी खुद से ही बातें कर रही थी। इतने में चाय बन गई और वो चाय का कप ट्रे में सजाकर विकास को देने आ गई। उधर विकास मन ही मन, सॉरी माँ, तुमसे झूठ बोलना पड़ा, पर अभी सुधा के बारे में आपको बता नहीं सकता। उसकी पढ़ाई चल रही है और मैं नहीं चाहता कि उसका ध्यान पढ़ाई से हटे। तभी लीलावती जी विकास को चाय का कप पकड़ाकर, तू अब आराम कर ले, मैं तेरी फेवरेट भिंडी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। विकास खुशी से चिल्लाते हुए, थैंक यू सो मच माँ, आप मेरा कितना ख्याल रख। विकास का छोटा भाई वैभव एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर था। उसकी ड्यूटी की जगह घर से 50 किलोमीटर दूर थी, इसलिए वो पीजी में रहता था और शनिवार को ड्यूटी खत्म करके घर आता और रविवार की शाम को निकल जाता। विकास ऐसे ही अपने कमरे में बैठा सुधा से फोन पर बातें कर रहा था कि तभी वैभव धीमे कदमों से कमरे में आया तो विकास को किसी लड़की से बातें करता देख पीछे से फोन छीनकर बोला, हेलो भाभी, कैसी हैं आप? सुधा उसकी आवाज सुनकर थोड़ी सकपका गई और फोन काट दिया। विकास वैभव को डांटते हुए, तू अपनी बदमाशी कब छोड़ेगा? तेरी वजह से सुधा ने फोन काट दिया। अगर कहीं नाराज हो गई तो मेरी तो खैर नहीं। वैभव चहकते हुए, तो भाभी का नाम सुधा है, नाम तो बहुत अच्छा है, पर ये बताओ भाभी आपको मिली कहाँ? विकास, धीरे बोल, माँ सुन लेगी और मेरे पास बैठ सब बताता हूँ। वैभव सुनने लगा और विकास उसे सुधा से पहली मुलाकात और फिर अपने प्यार के इजहार के बारे में सब बताने लगा। वैभव सब सुनने के बाद, वाओ, आपकी तो लव स्टोरी बहुत रोमांटिक है, तो आगे का क्या प्लान है मेरे स्वीट से भैया? विकास, फिलहाल वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर माँ को उसके बारे में बताकर मना लूंगा, फिर शादी और 2 बच्चे, अपना तो पूरा प्लान पहले से रेडी है। वैभव, अरे बाप रे, आपने तो पूरा का पूरा प्लान बना रखा है। पहले शादी कर लो और फिर हनीमून के लिए भाभी को किसी रोमांटिक जगह ले जाना, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, फिर बच्चे बच्चे के बारे में सोचना। विकास वैभव को मारते हुए, तुझे शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई से ऐसी बातें करते हुए? वैभव, अरे इसमें शर्म की क्या बात है, आपका भाई अब जवान हो गया है, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं और बड़े भाई से ही ये सब बातें कर सकते हैं ना। आप ये सब मुझे बोलते तो अजीब लगता। अच्छा, भाभी से कब मिलवा रहे हो? विकास, जल्द मिलवाऊंगा, कल सुबह मिलने जा रहा हूँ सुधा से। हमने डिसाइड किया है कि हम बस संडे के संडे मिलेंगे। एक और बात, माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वैभव, मैं वेट करूंगा, पर फिलहाल तो उनकी तस्वीर दिखा दीजिए, उसी से काम चला लूंगा। विकास ने मोबाइल से सुधा की तस्वीर निकालकर वैभव को दिखाते हुए कहा, यही है तुम्हारी होने वाली भाभी। वैभव विकास की तरफ देखकर, आपके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। क्या देखकर आपने इन्हें पसंद किया? विकास, क्या कमी है मेरी सुधा में? तुम खूबसूरती की कौन सी परिभाषा लेकर बैठे? कमी है मेरी सुधा में? तुम खूबसूरती की कौन सी परिभाषा लेकर बैठे हो? खूबसूरती दिल की होनी चाहिए, ना कि चेहरे की, और वो उसमें कूट कूट कर भरी है। किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए उसकी बाहरी खूबसूरती से ज्यादा उसकी आंतरिक खूबसूरती की जरूरत होती है। वैभव ने विकास की बात पर सर तो हिला दिया, पर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उसे सुधा बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, पर वो कर भी क्या सकता था? आखिर शादी उसको नहीं, उसके भैया को करनी थी। अगले दिन सुबह विकास जैसे ही तैयार होकर घर से निकलने को हुआ, लीलावती जी बोली, संडे के दिन कहाँ जा रहा है? आज तो तेरे कॉलेज में भी तेरी छुट्टी होती है। विकास बहाना बनाकर बोला, आज से एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, हर संडे को 9 बजे से क्लास है। आप प्लीज मेरी चिंता मत कीजिएगा, मैं शाम तक आऊंगा। लीलावती जी, पर संडे को कौन क्लासेज लेता है? विकास, मुझे उससे क्या, पर आज क्लासेज लेने पर मुझे रोज से दोगुने पैसे मिलेंगे। वैभव भी विकास का सपोर्ट करते हुए, भैया को जाने दो, वरना इनके स्टूडेंट्स इनसे नाराज हो जाएंगे। लीलावती जी विकास से, ठीक है जा, पर अपना ध्यान रखना, इतना काम करके बीमार मत पड़ जाना। विकास, ठीक है माँ, मैं अभी निकलता हूँ वरना देर हो जाएगी। विकास ने बाइक की चाबी ली और तेजी से वहाँ से निकल गया। वो जब सुधा के हॉस्टल के पास पहुंचा तो वो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। विकास को देखते ही वो उसकी बाइक पे पीछे बैठ गई
और दोनों शहर के दूर एक पुराने खंडहर के पास आ गए। वहाँ बस इक्का दुक्का लोग थे। सुधा ने बैग से उतरकर विकास से मुंह फेर लिया। विकास अपने दोनों कान पकड़कर बोला, कल के लिए सॉरी। पर वैभव ने पीछे से मोबाइल छीन लिया। तुम्हारा इकलौता देवर है तो थोड़ा परेशान करना तो उसे बनता है। मैं तो उनकी आवाज सुनकर घबरा गई थी, इसलिए डर के मारे फोन काट दिया। सुधा मासूमियत से बोली। विकास के कंधे पर सर रखकर बैठ गई। विकास बहुत शैतान है मेरा भाई, और बहुत प्यारा भी। तुम्हें जल्द ही उससे मिलवाऊंगा। सुधा, मुझे भी उनसे मिलना है और उस दिन के लिए माफी भी मांगनी है। विकास सुधा की उंगलियों में अपनी उंगली फंसाकर बहुत इंतजार किया इस दिन का। तुम्हें सामने देखकर भी तुमसे दूर रहना किसी सजा से कम नहीं था, पर बहुत मुश्किल से दिल को संभाला। आज मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। दोनों बहुत देर तक मोहब्बत की बातें करते रहे। वहाँ से विकास सुधा को रेस्टोरेंट ले गया और खाना खाकर दोनों टहलते सुधा के हॉस्टल की तरफ चल पड़े। विकास जब सुधा को छोड़कर जाने लगा तो सुधा ने उसे टाइट हग किया और बोली, विकास जी, मैं आपके बगैर और नहीं रह सकती। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। विकास, थोड़ा सा इंतजार कर लो, उसके बाद तो हम शादी कर ही लेंगे। तुमसे ज्यादा मैं बेकरार हूँ तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए। फिर तो मैं तुम्हें सारी उम्र परेशान करूंगा, तुमसे रात भर प्यार करूंगा। विकास की शरारत भरी बातें सुनकर सुधा ने शर्म से नजरें झुका लीं। इसी तरह मिलते 2 साल बीत गए और सुधा का फाइनल एग्जाम भी खत्म हो गया। इन 2 सालों में लीलावती जी ने विकास से कितनी ही बार शादी की बात की, पर वो हर बार टालता रहा। एक दिन विकास लीलावती जी से, माँ आप आज आराम करो, मैं खाना होटल से ऑर्डर कर देता हूँ। रोज काम करके आप थक जाती होंगी। लीलावती जी, आज माँ की बड़ी चिंता हो रही है। मैं कब से कह रही हूँ कि शादी कर ले। बहू आ जाएगी तो मुझे भी काम में हाथ बटाने वाली कोई मिल जाएगी और मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। विकास, अब मैं शादी को तैयार हूँ। तू बता, तुझे कैसी बहू चाहिए? मैं कल ही तेरे सामने वैसी बहू लाकर खड़ी कर दूंगा। लीलावती जी, बहू ढूंढने की तू चिंता मत कर। मैंने एक सुंदर और संस्कारी लड़की देख रखी है। मीरा नाम है उसका। मैं उसकी माँ को फोन कर देती हूँ कि 2 दिन बाद ही हम रिश्ता तय करने आ रहे हैं। विकास, लीलावती जी के दोनों हाथ थामकर, आपसे मैंने झूठ कहा था माँ। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। कॉलेज में मिला था उससे। पता नहीं कब मुझे उससे प्यार हो गया। उसकी बीए की पढ़ाई चल रही थी, इसलिए आपको पहले नहीं बताया। माँ वो बहुत अच्छी है, आप उससे मिलोगी तो खुश हो जाओगी। लीलावती जी को तो मानो जोर का धक्का लग गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे पे उन्हें इतना नाज था और जिसके बारे में वो सबसे कहा करती थी कि वो मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा, वो उनका सर यूं नीचा नहीं करने देगा। जब लीलावती जी बहुत देर तक बुत बनी बैठी रहीं, तो विकास उनके पैरों में लिपट कर रोते हुए बोला, प्लीज माँ, ऐसे चुप मत रहो, मुझे मारो, मुझे डांट लगाओ। लीलावती जी विकास से बहुत प्यार करती थीं, इसलिए वो अपने गुस्से को काबू करके बोली, चलो जो हो गया वो हो गया, अब मुझे अपनी बहू से तो मिलवा दे। मैं भी तो देखूं कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसके पीछे तू पागल बना फिर रहा है। विकास, सच माँ, आप उससे मिलना चाहती हैं? लीलावती जी, हाँ सच, कल उसे घर लेते आना। विकास लीलावती जी के गले लगकर, थैंक यू सो मच माँ, आप नहीं जानती कि मैं इस बात को लेकर कितना परेशान था कि पता नहीं आप मानेंगी भी या नहीं। सुधा के बिना मैं जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लीलावती जी, अगर मुझे वो पसंद नहीं आई तो फिर भी उससे शादी करेगा? विकास, आपके आशीर्वाद के बिना मैं शादी कर सकता हूँ। लीलावती जी विकास का माथा चूमकर, जीते रहे मेरे लाल, तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। विकास मुस्कुराकर, और आपके जैसी प्यार करने वाली माँ भगवान किसी को ना दे, क्योंकि आपके जैसी प्यार करने वाली माँ तो बस मेरे पास ही है। थोड़ी देर लीलावती जी से सुधा के बारे में बातें करने के बाद विकास सीधा अपने कमरे में आया और सुधा का नंबर डायल करने लगा। 4-5 रिंग्स के बाद ही सुधा ने फोन उठा लिया। विकास, आई लव यू मेरी जान, मेरी जिंदगी। पता है आज कितनी खुशी का दिन है? माँ हमारे रिश्ते के लिए मान गई है और कल तुम्हें मिलने बुलाया है। सुधा चहकते हुए, सच विकास जी, आप मुझसे मस्ती तो नहीं कर रहे ना? विकास, तुम्हारी कसम, माँ मान गई है और कल तुमसे मिलना चाहती है। अब लगता है कि जल्द ही मेरा सपना पूरा होने वाला है। तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में आ जाओगी। सुधा, पर अगर माँ जी को मैं पसंद नहीं आई तो? विकास,
मेरी माँ को तुम नहीं जानती, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरी खुशी से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है। और अब ये बेकार की बातें छोड़ो और मेरे पास आने की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि जल्दी ही मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने आऊंगा। सुधा, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ, पर कभी कभी डर लगता है कि। कहते कहते सुधा भावुक हो गई। विकास, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? देखना, सब कुछ ठीक होगा। मैं तो पंडित जी से सेटिंग करके इस महीने की ही तारीख निकलवा लूंगा। अब तो एक पल भी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। सुधा, अच्छा जी, इतनी बेसब्री है आपको। विकास, तो क्या तुम्हें नहीं पता कितना पागल हो गया हूँ तुम्हारे बिना? न ठीक से सो पाता हूँ, न जाग। कॉलेज में तुम्हें रोज देख लिया करता था, पर तुम्हारे एग्जाम की वजह से कई दिनों से तुमसे ठीक से मिल भी नहीं पाया। सुधा, मेरा भी मन नहीं लग रहा है। कई दिनों से लगता है कब आपके पास आ जाऊं। तभी माँ के कमरे की तरफ आने की आहट सुनकर विकास बोला, अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ, माँ इधर ही आ रही है। सुधा, ओके बाय, लव यू। विकास धीमी आवाज में, लव यू टू। अगले दिन विकास सुधा को लेने हॉस्टल पहुंचा तो सुधा हॉस्टल के दरवाजे पे ही उसका इंतजार कर रही थी। हल्के गुलाबी रंग के सूट में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। विकास तो उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। तभी सुधा उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाकर बोली, मुझे देखते ही रहना है या माँ जी से मिलवाना भी है? वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? विकास सुधा का हाथ चूमकर, बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह। मैं सोच रहा हूँ किसी और दिन तुम्हें माँ से मिलवा दूँ। मेरा दिल बेकाबू हो रहा है, दिल कर रहा है तुम्हें यूं ही देखता रहूं। सुधा, पागल तो नहीं हो गए आप? माँ जी हम दोनों का इंतजार कर रही हैं। हम लोग नहीं गए तो वो नाराज हो जाएंगी, फिर पता नहीं वो शादी के लिए मना भी कर दें। विकास, तो फिर तुम्हें देखना कैंसिल। मुझे तो तुम्हें पूरी जिंदगी ऐसे ही देखना है। घर चलते हैं फिर, तुम तैयार हो ना? सुधा, आ गई आपकी अक्ल ठिकाने? मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ, पर थोड़ी घबराहट हो रही है। माँ जी को पता नहीं मैं पसंद आऊंगी या नहीं। विकास, तुम बेकार में घबरा रही हो, थोड़ा मुस्कुराओ। सुधा मुस्कुराकर, अब ठीक है। विकास, हाँ अब लग रही हो ना मेरी सुधा, अब बाइक पे बैठ जाओ। सुधा बाइक पे बैठ जाती है और विकास बाइक स्टार्ट करके अपने घर की तरफ चल पड़ता है। उधर लीलावती जी मन ही मन, मैं कोई भी ऐप दिखाकर सुधा को नापसंद कर दूंगी। मेरे बेटे पे तो जादू कर रखा है उसने, अब तो मुझसे भी बातें छुपाने लगा है। 2 साल से वो उस लड़की के प्यार के जाल में फंसा है और मुझे अब बता रहा है। देखती हूँ कैसे वो मेरे घर में बहू बनकर आती है। वो तो विकास को सीधे मना नहीं कर सकती थी, नहीं तो कहीं उसने मुझसे छुपकर उससे शादी कर ली तो। इसलिए तो उस लड़की से मिलने का झूठा नाटक किया। मेरे घर की बहू तो निर्मला ही बनेगी। कुछ ही मिनटों में सुधा और विकास घर के बाहर खड़े थे। जैसे ही विकास ने डोरबेल बजाई, लीलावती जी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। लीलावती जी को देखते ही सुधा ने उनके पैर छू लिए। उन्होंने भी विकास को दिखाने के लिए सुधा को आशीर्वाद दे दी। विकास ने डोरबेल बजाई, लीलावती जी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। लीलावती जी को देखते ही सुधा ने उनके पैर छू लिए। उन्होंने भी विकास को दिखाने के लिए सुधा को आशीर्वाद दे दिया, पर अंदर से वो सुधा को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। कहाँ उनका हीरो जैसा हैंडसम और हट्टा कट्टा विकास, और कहाँ नॉर्मल सी दिखने वाली सुधा। लीलावती जी मन ही मन, इस लड़की ने पक्का मेरे बेटे पर कोई जादू टोना किया है, वरना वो इसके लिए पागल थोड़े ही होता। विकास लीलावती जी से, क्या सोच रही हो? लीलावती जी, मेरे साथ चल, थोड़ा कुछ काम है। विकास सुधा को हॉल में ही बैठाकर लीलावती के साथ चला आया। लीलावती जी, तुझे कोई और लड़की नहीं मिली? ऐसी लड़की से तू शादी करेगा? लोग क्या कहेंगे? सबको यही लगेगा कि तुझ में कोई कमी है, इसलिए मैंने ऐसी लड़की से तेरी शादी की है। विकास, माँ मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, उनका तो काम ही होता है बातें बनाना। और क्या कमी है सुधा में? मुझे तो वो बहुत खूबसूरत लगती है और उसका स्वभाव ऐसा है कि पल भर में ही सबको अपना बना लेती है। आप एक बार मेरी नजर से देखोगी तो आपको भी वो खूबसूरत नजर आएगी। लीलावती जी, ठीक है, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जब तक मैं उसे ठीक से जान नहीं लूंगी तब तक तुम शादी के बारे में मुझसे बात नहीं करोगे। विकास, अच्छा ठीक है माँ, अब उससे मिल तो लो। लीलावती जी, तू जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। विकास, ठीक है माँ। इतना कहकर विकास सुधा के पास आ गया। सुधा परेशान सी इधर उधर देख रही थी। विकास सुधा के कंधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ सुधा, तुम ठीक तो हो ना? और ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है
कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहा करो। बाकी सब चीजों के लिए मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुधा मुस्कुराने लगी। दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे। तभी लीलावती जी वहां आ गईं। दोनों को ऐसे बातें करते देख उन्हें सुधा पर बहुत गुस्सा आया और वो तीखी आवाज में बोली, विकास से ही बातें करोगी या मुझसे भी? विकास को अपनी माँ की बात का बहुत बुरा तो लगा, पर सिचुएशन को संभालते हुए बोला, आप नहीं थी इसलिए तो सुधा मुझसे बात कर रही थी। अब आप दोनों बात कीजिए। लीलावती जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए वो भी अपना सख्त रवैया छोड़कर सुधा से बातें करने लगी। बातों ही बातों में लीलावती जी ने सुधा से उसके परिवार के बारे में पूछ लिया। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो विकास की तरफ देखने लगी। लीलावती जी विकास से, सुधा चुप क्यों है? इसके मम्मी पापा कहाँ हैं? विकास, माँ सुधा के मम्मी पापा नहीं हैं। लीलावती जी, इसके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग तो होगा। विकास, नहीं माँ, सुधा का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बचपन से अनाथालय में पली बड़ी है। लीलावती जी चौंकते हुए, क्या मतलब? ये कौन है? इसका खानदान कैसा है? इसे कुछ भी नहीं पता। विकास, माँ मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुधा का खानदान कैसा है या इसके मम्मी पापा कौन थे। मुझे इतना पता है कि सुधा बहुत अच्छी लड़की है और इससे अच्छी जीवन संगिनी मुझे नहीं मिल सकती। विकास की बात सुनकर लीलावती जी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गईं। सुधा रोने लगी तो विकास उसे समझाते हुए बोला, तुम बस हिम्मत रखो, मैं अपनी माँ को मना कर ही रहूंगा। अगर मेरी शादी होगी तो वो तुमसे, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। सुधा, पर माँ जी नहीं मानी तो? विकास सुधा का मूड ठीक करने के लिए बोला, तो हम पहले की तरह छुप छुप कर मिला करेंगे। मुझे तो ऐसे मिलने में बहुत मजा आता है ना? याद है वो दिन जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने भी मुझे आई लव यू बोला था? वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तुम मुझ जैसे खड़ूस इंसान को पसंद करोगी। सुधा, किसने कहा कि आप खड़ूस हैं? आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि आप मुझे मिले हैं, वरना हम जैसे अनाथों को कहाँ अच्छी किस्मत नसीब होती है। विकास सुधा के मुंह पर हाथ रखकर, खबरदार, जो खुद को अनाथ बोला तो मैं हूं ना तुम्हारे लिए। सुधा अपने दोनों कान पकड़कर, सॉरी, आगे से कुछ नहीं बोलूंगी। विकास, इस बार माफ किया, पर आगे से ऐसा कुछ बोला ना तो हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। सुधा नाराज होकर जाने लगी तो विकास ने उसका हाथ थामकर रोकते हुए गाना गाया, अजी रूठ करी हूँ कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। उसका गाना सुनकर सुधा का गुस्सा उड़नछू हो गया। वो विकास से झूठ मूठ नाराज होने का नाटक करने लगी। विकास, यार मान जाओ ना, जानती हो ना कि तुम नाराज हो जाती हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुधा, मैं एक शर्त पे आपको माफ करूंगी। आपको कान पकड़कर 10 बार उठक बैठक करना पड़ेगा। विकास ने जैसे ही कान पकड़कर उठक बैठक करना शुरू किया, सुधा ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, पागल हैं आप? मैंने बोला और आपने छोटे बच्चे की तरह उठक बैठक करना भी शुरू कर दिया। मैं तो मजाक कर रही थी। विकास, तुमने बोला तो कैसे नहीं करता? तुम जानती हो ना कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुधा विकास के सीने से लगकर, इतना प्यार करते हो आप मुझसे? विकास, इससे भी ज्यादा। चलो अब तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूं, फिर सोचूंगा कि मम्मी को कैसे मनाऊं। सुधा, प्लीज जल्दी मनाइएगा माँ जी को। अब मैं आपके बिना एक पल भी नहीं जीना चाहती। विकास, दूर तो मुझसे भी नहीं रहा जाता तुमसे। मुझे इसी महीने तुमसे शादी करनी है। माँ को तो मानना ही पड़ेगा, वरना वो मुझे हमेशा के लिए खो देंगी। सुधा विकास से अलग होकर, प्लीज जो भी कीजिएगा उससे माँ जी को तकलीफ ना हो। वो बहुत प्यार करती हैं आपसे। इनकी जगह पे मैं भी रहती तो ऐसे ही रिएक्ट करती। विकास, पता है मुझे कि माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। एक बार को वो वैभव से रूठ सकती है, पर मुझसे नहीं। मुझ में जान बसती है उनकी। तुम चिंता मत करो, माँ को मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी और मैं इस महीने ही तुमसे शादी करूंगा। तुमसे ये मेरा वादा है तुमसे। तुम तैयार हो जाओ मेरी होने के लिए। सुधा, सच? आई लव यू विकास जी। विकास सुधा का माथा चूमकर, आई लव यू टू। अब तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुम और एक पल भी मेरे सामने रही तो मैं खुद से काबू खो दूंगा। विकास सुधा को हॉस्टल छोड़कर घर आया तो उसकी माँ अभी भी अपने कमरे में बैठी थी। विकास लीलावती जी के पैरों के पास बैठा तो लीलावती जी ने नजर फेर लिया, पर विकास भी कहाँ हार मानने वालों में से था। विकास, मुझसे बात भी नहीं करोगी? इतनी नाराज है मुझसे? लीलावती जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो विकास आगे बोला, माँ आप एक बार मेरी तरफ तो देखिए। आप तो जानती हैं
कि आपसे बात किए बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। मैं बचपन से आपसे छोटी मोटी चीजों की जिद करता रहा और आप मेरी हर जिद पूरी भी करती रही। यहाँ तक कि मैंने आपसे जो भी मांगा वो आपने मुझे उससे बढ़कर ही दिया। यहाँ तक कि आप मुझे वैभव से भी ज्यादा प्यार करती हैं। जानती हैं, माँ पापा के जाने के बाद मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि आप थी मेरे साथ। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा सब कुछ बनकर आपने दोस्त की तरह आज तक मेरी हर जरूरत को समझा है और मेरा साथ भी दिया है। और आज ऐसे मुंह फेर रही हैं, आपको अपने बेटे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना। ये कहते कहते विकास रो पड़ा, जो लीलावती जी से बिल्कुल भी देखा नहीं गया। आखिर वो लीलावती जी का लाडला जो था। मैं तुझसे कहाँ नाराज हूँ, मुझे तो उस लड़की से दिक्कत है जिसकी न जात का पता न धर्म का पता नहीं किसकी नाजायज औलाद हो। लीलावती जी विकास की ओर देखकर बोली, विकास, माँ आप आज के समय में इन बातों पर विश्वास करती हैं। माना कि सुधा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सच कहूँ तो अगर मुझे पता भी चला होता तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधा सीधी सादी और समझदार लड़की है जो आजकल की बनावटी की दुनिया से बिल्कुल अलग है। उसका ये चरित्र और स्वभाव किसी सरनेम का मोहताज नहीं है। जानती हैं, ये अच्छे अच्छे परिवारों की लड़कियां कॉलेज में 4-4 बॉयफ्रेंड लेकर घूमती हैं और आधुनिकता के नाम पर लड़कों के साथ लिव इन में भी रहती हैं, वो भी बिना शादी के। फिर भी उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनके नाम के पीछे उनके परिवार का सरनेम जो लगा होता है। अपने पड़ोस में ही देख लीजिए, शर्मा अंकल जी की बेटी घर से भाग गई थी। गुप्ता अंकल जी की बेटी देर रात शराब पीकर धुत होकर लड़कों के साथ घर आती है। किसी को उनसे कोई दिक्कत नहीं होती, पर सब सुधा जैसी शरीफ और इज्जतदार लड़की पर उंगली उठाते हैं। लीलावती जी सुधा की तारीफ सुनकर तुनक कर बोली, बड़ा सुधा की वकालत करता फिर रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं अपने बेटे से नहीं, सुधा के वकील से बात कर रही हूँ। इतनी ही शरीफ है तेरी सुधा, इसलिए तो उसने तुझे अपने प्यार के जाल में फांस लिया। ऐसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छे घरों के लड़कों को अपनी अदा से रिझाकर पैसे लूटती हैं। विकास बिलख कर, माँ आप मुझे जो बोलना चाहो बोल दीजिए, जितना कोसना है कोस दीजिए, पर उसके बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा मत बोलिए। आप एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए इतना गलत कैसे बोल सकती हैं? सुधा का इन सब में कोई दोष नहीं है। अगर किसी का दोष है तो वो मैं हूँ। एक और बात, माँ सुधा मेरे पीछे नहीं पड़ी थी। आपका ये शरीफ बेटा जिस पे आपको बहुत नाज है ना, वही सुधा के पीछे पड़ा था। वो तो बार बार मुझे मना करती रही, पर मैं ही नहीं माना। मैंने उससे बोला कि मेरी माँ मुझे समझेगी, पर मैं गलत था। आप भी और लोगों की जैसी ही हैं। माँ आपकी मर्जी के बगैर मैं सुधा से शादी तो नहीं करूँगा, पर अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो आप मुझे हमेशा के लिए खो देंगी। लीलावती जी गुस्से से, तो कान खोलकर सुन ले, मैं तेरी शादी उस जादूगरनी से नहीं होने दूंगी। विकास भी बुलंद आवाज में, तो अपने बेटे को खोने के लिए तैयार हो जाइए। इतना कहकर विकास घर से निकल गया। लीलावती जी बड़बड़ाते हुए, जा चला जा, जब दिमाग ठंडा हो जाएगा तो खुद ब खुद वापस आ जाएगा। रात को विकास अपने दोस्त के पास ही रुक गया। लीलावती जी ने अपने अहम में ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कैसा है और कहाँ है। 1 से 2 और 2 से 4 दिन हो गए। लीलावती जी ने गुस्से में ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि उनका बेटा कहाँ है, कैसा है। विकास वैभव के जरिए माँ का हाल चाल पूछ लेता था। वैभव ये देखकर परेशान था। शनिवार को जब वैभव घर आया तो लीलावती जी रोते हुए उसे अपना दुखड़ा सुनाने लगी। वैभव जानता था कि लीलावती जी यहाँ गलत हैं और अगर उसने अभी परिस्थिति को नहीं संभाला तो बहुत देर हो जाएगी और माँ और बेटे के रिश्ते में दरार आ जाएगी। वैभव माँ को समझाते हुए, माँ आज तक भैया ने वही किया जो आप चाहती थी। आज जब वो बस शादी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो आप उनका साथ क्यों नहीं दे रही? आखिर जिंदगी तो उन्हीं को गुजारनी है भाभी के साथ। लीलावती जी, तू भी अपने भाई की तरफदारी करने लगा। 4 दिन से तेरा भाई घर नहीं आया, न ही उसने ये जानने के लिए एक फोन किया कि मैं ठीक हूँ या नहीं। उसी लड़की ने कहा होगा कि मुझसे बात नहीं करने को। वैभव, माँ आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि भैया कहाँ हैं और किस हाल में हैं। और रही बात भैया की, तो वो रोज मुझसे आपके बारे में पूछते हैं। आप बार बार भाभी को दोष दे रही हैं, पर आपको ये नहीं लगता कि उनकी जगह पर कोई और लड़की होती तो अब तक दोनों की शादी हो गई होती। माँ आपको भैया पे नाज होना चाहिए कि वो इतना सब होने के बावजूद आपका इतना ध्यान रखते हैं। आपका भी तो फर्ज है उनकी खुशी का ध्यान रखना। मैंने भैया को इतना परेशान कभी नहीं देखा। वो रोते नहीं, पर उनका दर्द उनकी आवाज में
साफ झलकता है। भैया की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप जिंदगी भर पछताती रहोगी। लीलावती जी बेचैनी से वैभव को देखकर, तू सच कह रहा है? मेरा बेटा इतना परेशान है और मैं अपने अहम में बैठी हूँ। नहीं, मैं विकास को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। मैं अभी उसे फोन करके कहती हूँ कि घर आ जा, वो जैसा चाहता है वैसा ही होगा। इतना कहकर लीलावती जी विकास का नंबर डायल करने लगी। विकास माँ का नंबर देखते ही कॉल रिसीव करके बोला, हेलो माँ, तुम ठीक तो हो ना? लीलावती जी, मैं ठीक हूँ, पर तू ठीक नहीं लग रहा। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नाराज है मुझसे? विकास, मैं ठीक हूँ। लीलावती जी, घर आ जा, तेरी शादीशुदा से ही होगी। विकास, सच माँ, आप शादी के लिए तैयार हैं? लीलावती जी, हाँ हाँ, अब घर आ जा जल्दी। तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। विकास खुशी से चिल्लाते हुए, थैंक यू सो मच माँ। बस आधे घंटे में घर पहुँच रहा हूँ। लीलावती जी, जल्दी आ, तुझे देखने का मन कर रहा है। विकास ने ठीक है बोलकर कॉल कट कर दिया और सुधा का नंबर डायल करने लगा। अभी 2 ही रिंग हुई थी कि सुधा ने कॉल रिसीव कर लिया। विकास, माँ मान गई शादी के लिए। सुधा, क्या? सुधा को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। विकास, माँ हमारी शादी के लिए तैयार हो गई है। खुद को तैयार कर लो मेरी दुल्हन बनने के लिए। सुधा, आप सच कह रहे हैं ना? माँ जी सच में मान गई हैं? विकास, हाँ, आज माँ का फोन आया था, बोल रही थी कि वापस आ जा, तेरी शादी सुधा से ही होगी। अच्छा, अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, कल मिलते हैं, शादी की शॉपिंग भी तो करनी है। सुधा, ओके बाय। विकास बाय बोलकर फोन काट कर बैग से घर निकल गया। लीलावती जी विकास को देखते ही उससे लिपटकर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे और सुधा को गलत समझ लिया, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब वही होगा जो तू चाहता है। मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ। विकास, थैंक यू माँ, मुझ पे इतना विश्वास करने के लिए। मैं वादा करता हूँ कि सुधा की तरफ से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वैभव दोनों को यूं गले मिलते देखकर, हो गया हो माँ बेटे का मिलाप, तो कोई मुझ पर भी थोड़ा ध्यान देगा। मैं भी हफ्ते भर बाद घर आया हूँ, भैया तो अब यहीं रहने वाले हैं। विकास वैभव के पास आकर बोला, देख रहा हूँ तुझे बहुत जलन हो रही है मुझसे। वैभव, जलन तो बहुत होती है आपसे, क्योंकि माँ मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करती हैं। पर आज आप दोनों को एक साथ देखकर खुशी भी हो रही है। अब भाभी आ रही हैं ना, तो उनका इकलौता देवर होने की वजह से उनका सारा प्यार और दुलार तो मुझे ही मिलेगा। देख लीजिएगा, मैं भाभी को अपनी साइड में कर लूंगा। विकास रोनी सूरत बनाकर, वो तो है, कर ले, उनका सारा प्यार और दुलार तो मुझे ही मिलेगा। देख लीजिएगा, मैं भाभी को अपनी साइड में कर लूंगा। विकास रोनी सूरत बनाकर, वो तो है, तू उससे मिलते ही उसे अपनी साइड कर लेगा, फिर मेरा क्या होगा? वैभव विकास का चेहरा देखकर हंसते हुए बोला, ड्रामा करने में आप भी कम नहीं हो। उसकी बात सुनकर विकास मुस्कुरा दिया और दोनों को मुस्कुराते देखकर लीलावती जी भी मुस्कुराने लगीं। पंडित जी ने सीधे 6 महीने बाद का मुहूर्त बताया, जिसे सुनकर विकास ने अपना माथा पीट लिया। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने लीलावती जी को पंडित जी के लिए चाय नाश्ता लाने को कहा। लीलावती जी चाय लाने चली गईं, तो विकास पंडित जी से बोला, पंडित जी, शादी की तारीख इस महीने की नहीं निकल सकती? पंडित जी, बिल्कुल नहीं, इस महीने तो क्या, अगले 5 महीनों तक शादी का कोई योग नहीं है। विकास पंडित जी के हाथ में 2000 रखकर, देखिए कहीं इस महीने में कोई शुभ दिन निकल जाए। आप तो परम ज्ञानी हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। पंडित जी जेब में पैसा डालकर फिर से पोथी देखने लगे। तभी लीलावती जी चाय नाश्ता लेकर आ गईं। पंडित जी लीलावती जी से खुश अंदाज में, अरे इस महीने की 25 तारीख को बहुत सुंदर शादी का योग बन रहा है। ऐसा योग 10 सालों में एक बार ही बनता है। पता नहीं इस पे कैसे मेरा ध्यान नहीं गया। लीलावती जी, पर हम इस महीने शादी नहीं कर सकते। शादी की ढेर सारी तैयारियां करनी है। आखिर इस घर की पहली शादी है, सारे रिश्तेदारों को भी तो बुलवाना है। इन सब चीजों में समय लगता है। पंडित जी चुप हो गए। तभी वैभव बोला, भैया और मैं हूँ ना, सब कुछ टाइम पर हो जाएगा। पंडित जी भी लीलावती जी को सुनाते हुए बोले, आपका बेटा सही कह रहा है। शादी का ऐसा योग बहुत किस्मत वालों के नसीब में होता है। अगर इस महीने में शादी नहीं हुई तो आप लोग बाद में पछताएंगे। लीलावती ने कुछ देर के लिए सोचा और हाँ कर दिया। शादी की तैयारियां होने लगीं और 15 दिन के अंदर ही विकास और सुधा की शादी हो गई। विकास और सुधा की नई गृहस्थी बहुत अच्छे से कट रही थी।
विकास जैसा पति पाकर सुधा भी बहुत खुश थी। विकास भी जब घर आता तो सुधा को बहुत अच्छा लगता। उसकी जिंदगी का खालीपन जैसे खत्म हो गया था। लीलावती जी ने शादी के लिए हाँ भले ही कर दिया था, पर वो सुधा से थोड़ी कटी कटी रहती थी और बस काम पड़ने पे ही बात करती थी। पर सुधा उनको खुश रखने की हर कोशिश करती रहती और उनकी जरूरत का हर ध्यान रखती थी। धीरे धीरे लीलावती जी को भी एहसास होने लगा कि वो सुधा के बारे में गलत राय रखती थी, वरना तो उसकी जगह पर कोई और लड़की होती तो उनका उतना ध्यान कभी नहीं रखती। इसलिए उन्होंने भी धीरे धीरे सुधा को अपना लिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुधा ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी। एक दिन अचानक काम करते करते सुधा बेहोश हो गई। विकास को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जब बेहोश होने की सही वजह बताई तो विकास की खुशी का ठिकाना न रहा। सुधा माँ बनने वाली थी। विकास ने जब सुना तो वो तो जैसे खुशी से पागल हो गया। सुधा भी बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी में एक नई खुशी ने दस्तक जो दी थी। विकास ने जब लीलावती जी को सुधा के प्रेग्नेंट होने की खबर दी तो लीलावती जी भी बहुत खुश हुई। दिन गुजर रहे थे। विकास और लीलावती जी सुधा का बहुत ध्यान रख रहे थे और फिर वो दिन भी आ गया जब सुधा ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। देखने में वो बिल्कुल अपने पापा जैसी लगती थी। विकास ने जब अपनी बेटी के नन्हे नन्हे हाथों को स्पर्श किया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज उस छोटी सी जान ने उसे नई पहचान जो दी थी वो थी पापा की। सुधा के तो जैसे आंसू ही नहीं थम रहे थे। एक अनाथ की तरह जिंदगी गुजारने वाली सुधा की तो पूरी की पूरी दुनिया ही बदल गई थी। माँ जैसी सास, भाई जैसा देवर, इतना प्यार करने वाला पति, सब कुछ था उसकी जिंदगी में। बस एक बच्चे की कमी थी, वो भगवान ने पूरी कर दी थी। लीलावती जी ने बड़े धूमधाम से विकास की बेटी का नामकरण करवाया और उस नन्ही सी जान को पीहू नाम दिया गया। पीहू नाम की तरह ही बहुत प्यारी थी। घर में सबकी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जब बेहोश होने की सही वजह बताई तो विकास की खुशी का ठिकाना न रहा। सुधा माँ बनने वाली थी। विकास ने जब सुना तो वो तो जैसे खुशी से पागल हो गया। सुधा भी बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी में एक नई खुशी ने दस्तक जो दी थी। विकास ने जब लीलावती जी को सुधा के प्रेग्नेंट होने की खबर दी तो लीलावती जी भी बहुत खुश हुई। दिन गुजर रहे थे। विकास और लीलावती जी सुधा का बहुत ध्यान रख रहे थे और फिर वो दिन भी आ गया जब सुधा ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। देखने में वो बिल्कुल अपने पापा जैसी लगती थी। विकास ने जब अपनी बेटी के नन्हे नन्हे हाथों को स्पर्श किया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज उस छोटी सी जान ने उसे नई पहचान जो दी थी वो थी पापा की। सुधा के तो जैसे आंसू ही नहीं थम रहे थे। एक अनाथ की तरह जिंदगी गुजारने वाली सुधा की तो पूरी की पूरी दुनिया ही बदल गई थी। माँ जैसी सास, भाई जैसा देवर, इतना प्यार करने वाला पति, सब कुछ था उसकी जिंदगी में। बस एक बच्चे की कमी थी, वो भगवान ने पूरी कर दी थी। लीलावती जी ने बड़े धूमधाम से विकास की बेटी का नामकरण करवाया और उस नन्ही सी जान को पीहू नाम दिया गया। पीहू नाम की तरह ही बहुत प्यारी थी। घर में सबकी जान उसमें बसने लगी थी। लीलावती जी का तो सारा वक्त ही पीहू के आगे पीछे घूमने में गुजर जाता था। समय के साथ विकास और सुधा का प्यार भी बढ़ता जा रहा था। दोनों हर मायने में परफेक्ट कपल थे। देखते देखते शादी के 5 साल पूरे हो गए थे। सुधा की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुधा को अपना जन्मदिन पता नहीं था, इसलिए विकास हर साल सुधा से अपनी पहली मुलाकात के दिन को सुधा के जन्मदिन की तरह मनाता था। बस इस साल भी उसी दिन विकास ने सुधा के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया था और इसलिए वो कॉलेज से घर आ रहा था ताकि वो सब कुछ अच्छे से कर सके। पहले ही कॉलेज में बहुत देर हो गई थी, इसलिए उसने बाइक की स्पीड थोड़ी तेज कर दी थी। बाइक चलाते हुए वो सुधा से अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचता, मुस्कुराता गीत गुनगुना रहा था। वो अपने ख्यालों में इतना खो गया था कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसकी तरफ तेजी से एक कार आ रही है। जब वो उसका ध्यान कार की तरफ गया तब तक बहुत देर हो गई थी और कार बिल्कुल उसके पास आ गई थी। विकास ने बाइक टर्न करने की कोशिश की, पर तब तक कार उसकी बाइक को घसीटती हुई दूर तक ले गई। टक्कर इतनी तेज थी कि विकास की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जैसे ही लीलावती जी और सुधा को इस बात की खबर मिली तो दोनों बिल्कुल टूट ही गईं। वैभव भी तुरंत घर के लिए निकल गया। सुधा तो बिल्कुल पागल ही हो गई थी। थोड़ी थोड़ी देर पे वो बेहोश हो जा रही थी। जैसे ही विकास की खून से सनी लाश घर आई तो लीलावती जी उससे लिपटकर रोने लगी।
बेचारी पीहू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बार बार विकास की लाश के पास जा रही थी और पापा पापा बोलकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, पर विकास अब लौटकर कहाँ आने वाला था। विकास ने सुबह ही लीलावती जी को इस सरप्राइज डिनर के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि आज वो घर जल्दी आ जाएगा क्योंकि उसे सुधा को बहुत खूबसूरत सा तोहफा भी देना है। इस बात ने लीलावती जी के दिमाग में घर कर लिया और वो विकास की मौत का जिम्मेदार सुधा को ही मानने लगी। विकास के अंतिम संस्कार के बाद वैभव 2 हफ्ते के लिए घर ही रुक गया था ताकि वो माँ और भाभी को थोड़ा संभाल सके। सुधा ने तो बिल्कुल चुप्पी ही ठान ली। दूसरी तरफ लीलावती जी का स्वभाव अचानक से सुधा के प्रति बदल गया और वो हर छोटी से छोटी चीज के लिए सुधा को ताने देने लगी। वैभव को तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लीलावती जी कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। उनका लाडला अब इस दुनिया में नहीं था और उसके मौत की बजाय वो सुधा को मारने लगी थी, ये भूलकर कि विकास के जाने का सबसे बड़ा गम सुधा को है और उसे अब एक सहारे की जरूरत है फिर से खड़े होने के लिए। उसकी जिंदगी के तो सारे रंग ही विकास अपने साथ ले गया था। दिन भर वो विकास की तस्वीर को देखकर अकेले में रोया करती थी। पीहू भी हर रोज सुधा से पापा को बुलाने की जिद करती रहती और सुधा हमेशा से उसे बहला लेती। वैभव की छुट्टी खत्म हो गई तो वो वापस चला गया और हमेशा की तरह बस एक दिन के लिए आने लगा। बस फोन करके वो रोज सबका हाल चाल जरूर पूछ लेता था। सुधा भी वक्त के साथ खुद को संभालने लगी थी क्योंकि अगर वो टूट जाती तो पीहू को कौन संभालता। और अब तो लीलावती जी भी पीहू से भी दूर ही रहती थी। सुधा अपने अतीत में ही डूबी थी कि अलार्म की टिक टिक से फिर से वो अतीत से बाहर आ गई। देखा तो पीहू को घर लाने का समय हो गया था, इसलिए वो उसे लेने निकल पड़ी। पीहू से देखते ही मम्मा, पीहू भी अपने पापा के साथ घर जाएगी। पीहू को आपके साथ घर नहीं जाना। सुधा, पीहू बेटा आज मेरे साथ चलो, कल पापा के साथ घर चलना। पीहू, नहीं मम्मा, डिम्पी अपने पापा के साथ घर जाती है। डिम्पी के पापा उसको रोज चॉकलेट दिलाते हैं, मुझे भी पापा के साथ जाना है। सुधा, पीहू बेटा आज मम्मी आपको चॉकलेट दिलाएगी, वो भी ढेर सारी। बोलो मेरे साथ चलोगी ना आप? पीहू, सच्ची मम्मा? तो पीहू आपके साथ जाएगी। सुधा ने चैन की सांस ली और पीहू को चॉकलेट दिलाकर घर आ गई। आज सुधा को पीहू की वजह से घर आने में थोड़ी देर हो गई थी। लीलावती जी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। सुधा को देखते ही गुलछर्रे उड़ाकर आ गई। पहले तो मेरे बेटे को खा गई और अभी उसके गए हुए कुछ ही महीने भी हुए हैं तो तूने अय्यासी करनी शुरू कर दी। कितना समझाया था उसे कि ऐसी लड़की से शादी मत कर जिसके ना माँ बाप का पता ना खानदान का, पर वो नहीं माना। अगर उसने तेरे से शादी नहीं की होती तो अब तक वो जिंदा होता। सुधा उनकी हर बात को नजरअंदाज करते हुए पीहू को लेकर अपने कमरे में आ गई और उसके कपड़े बदलकर खाना खिलाने लगी। नजरअंदाज करते हुए पीहू को लेकर अपने कमरे में आ गई और उसके कपड़े बदलकर खाना खिलाने लगी। खाना खाकर पीहू सो गई। विकास जी प्लीज वापस आ जाइए। आप क्यों चले गए मुझे और पीहू को अकेला छोड़कर? हमें भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? जानते हैं आपके बिना मेरी जिंदगी कैसी हो गई है। माँ जी को मुझसे तो नफरत है ही, पर पीहू को भी वो देखना नहीं चाहती। आपके चले जाने से सब कुछ बदल गया है। मैं क्या करूं? पीहू रोज आपसे बात करने की जिद करती है। कैसे समझाऊं उसे कि आप हम सबको छोड़कर चले गए हैं? आप ही मुझसे हमेशा कहा करते थे कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे। सुधा खुद से ही बातें करती सिसक रही थी। तभी उसके मोबाइल में रिंग हुई तो उसने मोबाइल उठा लिया। दूसरी तरफ वैभव था। वैभव, हेलो भाभी, आप कैसी हैं? और पीहू ठीक है? सुधा भर्राई आवाज में, हम दोनों ठीक हैं। वैभव, आप फिर रो रही हैं? आप अगर ऐसे टूट जाइएगा तो पीहू को कौन संभालेगा? सुधा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वैभव, मुझसे क्यों झूठ बोल रही हैं? आज भी माँ ने आपको कुछ कहा? सुधा, नहीं तो। वैभव, माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, क्यों आपसे ऐसे बर्ताव कर रही हैं। सुधा, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, आखिर वो माँ है मेरी। ये सब छोड़िए, आप घर कब आ रहे हैं? पीहू आपको रोज याद करती है। वैभव, कल ही आ रहा हूँ। मैंने अपनी पोस्टिंग इसी शहर में करवा ली है, घर से 10 किलोमीटर दूर है। सुधा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप आ जाएंगे तो माँ को बहुत सहारा मिल जाएगा। इनके चले जाने के बाद से तो वो बिल्कुल चुप सी रहती हैं, घर से भी बाहर नहीं निकलती, बस घर की 4 दीवारी में ही खुद को कैद कर रखा है। सुधा, ठीक है,
मैं भाभी और पीहू के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। भाभी को हमेशा खुश देखना चाहते थे, पर आपके जाने के बाद तो जैसे भाभी से खुशियां ही रूठ गई हैं। मुझसे भाभी की ये हालत देखी नहीं जाती। उन्हें माँ की वजह से कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो भैया, मैं आपकी तरह सब कुछ नहीं संभाल पा रहा। वैभव विकास को याद करके रोते हुए खुद से बातें कर रहा था। अगले दिन वैभव अपना सारा सामान लेकर घर आ गया। लीलावती जी उसे देखकर कुछ खास खुश नहीं हुई, पर पीहू उसे देखते ही दौड़ते हुए उसके पास आकर बोली, चाचू आप आ गए, मुझे पापा के पास ले चलो ना, मुझे पापा के पास जाना है। वैभव, चाचू तुम्हें पापा के पास ले जाएंगे, पर आज पीहू चाचू के साथ घूमने जाएगी। बोलो जाएगी ना? पीहू, नहीं, पीहू आपके साथ नहीं जाएगी, पीहू को पापा के पास जाना है। वैभव पीहू को गोद में लेकर, चाचू पीहू को आज ढेर सारे खिलौने दिलाएंगे और पीहू की पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम भी खिलाएंगे। पीहू वैभव के गाल पर किस करके फिर पीहू भी चाचू को बहुत सारी किस्सी देगी। वैभव, अरे वाह, आपकी किस्सी तो बहुत मीठी है, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा अब आप खेलने जाओ, चाचू आपको शाम को घुमाने ले जाएंगे। ओके चाचू। इतना कहकर पीहू वैभव की गोद से उतरकर खेलने चली गई। पीहू वैभव लीलावती के पास आकर बैठ गया। वैभव, माँ आपकी तबीयत कैसी है? लीलावती जी, बस जिंदा हूँ, वैसे भी तो मेरा ध्यान रखने वाला तो मुझे छोड़कर चला गया। वैभव, ऐसा क्यों बोल रही हैं? भाभी हैं आपका ध्यान रखने के लिए, अब मैं भी आ गया हूँ यहाँ हमेशा के लिए। लीलावती जी, ये कुलच्छनी रखेगी मेरा ध्यान, पहले अपने पति को खा गई, अब मुझे भी निगलना चाहती है। वैभव, प्लीज माँ, भाभी के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा मत बोलिए, वो बहुत अच्छी हैं। आप रोज उन्हें इतना कुछ सुनाती हैं, फिर भी आपका कितना ख्याल रखती हैं। और भैया के एक्सीडेंट में भाभी का क्या दोष है? ये तो सोचिए कि आपने बेटा खोया तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है, भाभी ने तो अपना पति खोया है। आपने सोचा है कि भाभी अब कितनी अकेली हो गई हैं? आपने भी तो शादी के कुछ साल बाद ही पापा को खो दिया था, तब दादी भी आपको कितना कुछ सुनाती थी और आप चुपके चुपके रोया करती थी। और आज आप उसी चीज के लिए भाभी को रोज कोसती हैं। फिर आप में और दादी में अंतर क्या है? लीलावती जी वैभव को आंखें दिखाकर, क्या कहा तुमने? इस औरत से मेरी बराबरी करेगा? अब यही दिन देखना रह गया था मेरे नसीब में। वैभव भी आज माँ को जवाब देने के मूड में था। उससे भाभी की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सुधा ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो सुधा से बोला, प्लीज आप इस सब में मत पड़िए, मैं भी तो देखूं कि माँ के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा पड़ा है। अब तक मैं ये सोचकर चुप था कि माँ ने अपना बेटा खोया है, इसलिए इनको सदमा लग गया है और ये ऐसे बर्ताव कर रही हैं, पर इन्हें तो भैया से कोई लगाव ही नहीं था। अगर होता तो ये कभी भी आपसे और पीहू से ऐसे बर्ताव नहीं करती। अगर इन्हें सच में भैया के जाने का गम होता तो ये उनकी हर प्यारी चीज को उतने ही प्यार से संभाल कर रखती जैसे भैया रखा करते थे। भैया सबसे ज्यादा पीहू और आपसे प्यार करते थे और उनके जाने के बाद सबसे ज्यादा आप दोनों को तकलीफ माँ ने ही दी है। लीलावती जी गुस्से में, तू मुझसे जबान लड़ाएगा, वो भी इस औरत के लिए? मुझे विकास के जाने का गम नहीं है। मुझे जितना मैं प्यार करती थी विकास से उतना कोई नहीं करता होगा। मेरी जान था वो, कितना कुछ कहा था उसे, एक बार भी उसने पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया और तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है? वैभव, वो इसलिए कि वो आपसे बहुत प्यार करते थे, पर आप तो उनके प्यार का हमेशा फायदा उठाती रह गईं। बचपन से ही आप उनसे जुड़ी हर बात का निर्णय खुद लेती आ गईं, बिना ये जाने कि वो चाहते क्या हैं। जब भैया ने भाभी से शादी के लिए कहा था तो आपने उन्हें कितना कुछ सुनाया था। अगर उन्हें उस समय तकलीफ ना हुई होती तो वो घर छोड़कर कभी नहीं जाते, पर मैं वैसा नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप गलत कर रही हैं और मैं कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर वैभव सुधा की तरफ देखकर, भाभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दीजिए। सुधा बिना कुछ बोले खाना लाने चली गई। उसे वैभव का माँ से वैसे बात करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर उसे इस बात की खुशी थी कोई तो है जो उसका साथ देने वाला है। वो खाने की प्लेट टेबल पर लगाकर वैभव को बुलाने आई तो लीलावती जी उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। सुधा ने अपनी नजरें झुका ली। वैभव खाना खाने लगा तो लीलावती जी उठकर अपने कमरे में चली आईं। वैभव खाना खाते हुए सुधा से बातें करने लगा, जो सुनकर लीलावती जी कमरे में बैठी लाल पीली हो रही थी। वैभव भी उन्हें सुनाने के लिए जोर जोर से बोल रहा था। सुधा बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। आज तक उसने वैभव को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। हमेशा तो वो हंसी मजाक करता
मुस्कुराता रहता था, पर आज उसके अंदर जैसे आग जल रही थी। शाम को वैभव लीलावती जी को दिखाने के लिए सुधा को भी जिद करके अपने साथ ले आया। पीहू भी आज बहुत खुश थी। इतने समय के बाद वो अपने चाचू और माँ के साथ बाहर आई थी। सुधा को भी बाहर आकर थोड़ा अच्छा लग रहा था। वैभव पीहू और सुधा को पहले मूवी और फिर वहाँ से होटल खाना खिलाने ले आया। आज भैया के जाने के बाद पहली बार वैभव ने सुधा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। सुधा को यूं मुस्कुराता देख उसे अंदर से बहुत सुकून मिल रहा था। रास्ते से उसने लीलावती जी के लिए भी खाना पैक करवा लिया। उधर लीलावती जी अकेले कमरे में बैठी कुड़ रही थी और सुधा को गालियां भी दे रही थी। उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था वैभव का सुधा का यूं ख्याल रखना। सुधा और वैभव के घर आते ही लीलावती जी सुधा पे बरसते हुए बोली, आखिर वैभव को भी अपने बस में कर ही लिया तूने। तेरी नियत पे तो पहले ही शक था मुझे। आज तेरी असलियत सामने आ ही गई मेरे। इसके आंखों पे भी विकास की तरह पट्टी पड़ गई है। अब तो तू इसे खाकर ही मानेगी। सुधा, बस कीजिए माँ जी, आपको जरा भी एहसास है कि आप क्या बोले जा रही हैं? विकास जी को तो पहले ही आप खो चुकी हैं और अब वैभव जी के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। आपको क्या लगता है बस आपने अपना बेटा खोया है? मेरा तो कुछ गया ही नहीं। जैसे मैंने अपना पति, अपना दोस्त, अपना सब कुछ खोया है। मेरी बेटी ने अपने पापा को खोया है। आपसे कम हमारी तकलीफ नहीं है। पीहू जब बार बार विकास जी के बारे में पूछती है और उनसे मिलने की जिद करती है तो कितनी तकलीफ होती है मुझे, ये आप क्या जाने। आप मुझसे इसलिए नफरत करती हैं कि मैं अनाथ हूँ। जब आपको मुझसे इतनी ही नफरत थी तो आपने शादी के लिए हाँ क्यों की? नहीं करने देती विकास जी से मुझसे शादी। और आपको यही डर सता रहा है ना कि मैं वैभव जी को आपसे दूर ना कर दूं। तो फिर ठीक है, मैं कल सुबह ही पीहू को लेकर आप सबसे दूर चली जाऊंगी। तब तो आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी ना। मैं भी अब थक चुकी हूँ आपकी नफरत सहते सहते। मुझसे नफरत भी समझ आती है, पर पीहू से आप इतनी नफरत क्यों करती हैं? पहले तो पीहू में आपकी जान बसती थी। उस नन्ही जान ने आपका क्या बिगाड़ा है? एक तो उसने इतनी छोटी उम्र में अपने पापा को खो दिया। उसको संभालने की बजाय आप तकलीफ दे रही हैं। लीलावती जी रोते हुए, तुम दोनों की वजह से ही मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ है। चली जा यहाँ से। कल से घर में सुकून तो रहेगा। तेरी वजह से मनहूसियत फैल गई है चारों तरफ। वैभव गुस्से में, इतनी नफरत है ना आपको भाभी से और पीहू से? तो ठीक है, भाभी और पीहू यहाँ अब नहीं रहेंगी, पर सिर्फ वो दोनों घर से नहीं जाएंगी, मैं भी जाऊंगा। अब रहिए आप अकेले इस घर में। सुधा, वैभव से आप माँ जी के पास रहकर उनका ख्याल रखिएगा। मैं और पीहू अकेले इस घर से जाएंगे। वैभव, अब तो मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि अब मैं आपको इस तरह घुट घुट कर जीने नहीं दूंगा। आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुधा, क्या बात करनी है, बोलिए। वैभव, यहाँ नहीं, कमरे में। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आइए। वैभव अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला। वैभव को गुस्से में देखकर सुधा भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। वैभव सुधा को अपने पास बैठाकर, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सुधा, हाँ बोलिए। वैभव, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आज तक गलत नजर से देखा हो, भैया की कसम, पर मैं आपको और पीहू को यूं घुट घुट कर जीते नहीं देख सकता। भैया की जान आप दोनों में बसती थी। आप दोनों को यूं तकलीफ में देखकर भैया की आत्मा को भी शांति नहीं मिल रही होगी। भैया मुझसे हमेशा कहा करते थे कि सुधा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वो जीते हैं। मुझे वही मुस्कुराहट वापस चाहिए। प्लीज ना मत कीजिएगा, आपको भैया की कसम। मैं आपको रात भर का समय दे रहा हूँ, सोच समझकर फैसला कीजिएगा। ये सिर्फ आपकी ही नहीं, पीहू की जिंदगी का भी सवाल है। सुधा को वैभव के ऐसे प्रस्ताव की आशा बिल्कुल नहीं थी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पूरी रात उसने यही सोचते सोचते बिता दी और आखिर में वो एक निर्णय पे पहुंच ही गई। सुबह वो तैयार होकर सीधे वैभव के कमरे में गई, जहां वैभव पहले से ही तैयार होकर उसका इंतजार कर रहा था। सुधा, मैं तैयार हूँ, पर एक बात का सच सच जवाब दीजिएगा। वैभव, हाँ बोलिए। सुधा, आप ये शादी मुझ पर दया करके तो नहीं कर रहे ना? वैभव, नहीं। सुधा, मेरे सर पर हाथ रखकर कहिए। वैभव सुधा के सर पर हाथ रखकर, बिल्कुल नहीं, अब चलें। सुधा, हाँ चलिए, मैं पीहू को साथ में ले लेती हूँ। वैभव और सुधा ने अग्नि के साथ फेरे लेकर मंदिर में शादी कर ली। वैभव ने जब पीहू को पापा बोलने को कहा तो वो पहले तो नहीं मानी, पर जब सुधा ने उसे समझाया
तो वो वैभव को पापा कहने को राजी हो गई। दोनों जब शादी करके घर पहुँचे तो लीलावती जी ने तो पहले मुंह बना लिया, पर जब वैभव ने उन्हें बहुत समझाया तो कोई और चारा ना पाकर वो भी मान गईं। सुधा रात को दुल्हन की तरह तैयार होकर कमरे में आई तो वैभव उसे देखता ही रह गया। सुधा ने शर्म से नजरें झुका ली। वैभव ने उसे अपने बगल में बैठाकर आंखें बंद करने को कहा। सुधा ने जैसे ही आंखें बंद की तो वैभव उसके बालों में गजरा लगाकर बोला, भैया को आपके बालों में गजरा लगाना बहुत पसंद था ना। आज वो जहाँ भी होंगे आपको देखकर बहुत खुश होंगे। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सुधा वैभव को एक टक देखने लगी। आज उसे वैभव में अपना विकास नजर आ रहा था। वैभव ने आगे कहा, मैं जानता हूँ आपने ये शादी अपने लिए नहीं पीहू के लिए की है। आप जितना वक्त चाहें ले लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब भी आपको लगे कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तब तक हम दोस्त बनकर ही रहेंगे। सुधा कुछ बोलती उससे पहले पीहू दरवाजा खटखटाने लगी। वैभव ने जाकर दरवाजा खोल दिया। पीहू वैभव से, मुझे मम्मा के पास सोना है। वैभव पीहू को गोद में उठाकर, नहीं, पीहू आज पापा के पास सोएगी। सुधा ने वैभव को पीहू से यूं प्यार करते देखा तो वैभव की तरफ देखकर बोली, आज आपके सीने से लगकर सो सकती हूँ। वैभव ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आज सुधा की बेरंग जिंदगी मोहब्बत के रंगों से भर गई। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।